हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति एक कदम आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाया करे। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए और बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि आज का सेशन वाक्य रचना विराम चिन्ह वर्तनी पे होने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी, जो कि आपके लिए टेजेटे बिहार शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए, और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं हमसे, जो पहले की प्रैक्टिस नहीं देखे हैं, तो आप सबकी सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप सब जाके इसके पहले की प्रैक्टिस देख सकते हैं, जिनमें आपको हिंदी साहित्य की भी प्रैक्टिस मिलेगी और हिंदी व्याकरण की भी प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक उद्देश्य और एक विधेय से मिलकर बनने वाला वाक्य कहलाता है। एक उद्देश्य, जिसमें एक उद्देश्य हो एवं एक विधेय हो, मिलकर बनता है, वो वाक्य क्या कहलाता है? तो ऑप्शन सुनिए, संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य। चलिए अपने अपने आंसर गेस करिए। तो एक उद्देश्य और एक विधेय से मिलकर बनने वाला वाक्य साधारण वाक्य कहलाता है। साधारण वाक्य को सरल वाक्य भी कहा जाता है, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो। जैसे मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, मोहन आपका उद्देश्य हो गया, पढ़ने का काम मोहन कर रहा है, और पढ़ना आपका विधेय हो गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, निम्न में निषेधवाचक वाक्य है। निम्न में निषेधवाचक वाक्य है। ऑप्शन ए है, मैं बाजार नहीं जाऊंगा। ऑप्शन बी है, कृपया शांति बनाए रखिए। ऑप्शन सी है, तुम हमेशा खुश रहो। ऑप्शन डी है, वह पढ़ लिया होगा। चलिए इनमें आंसर करिए। इसमें निषेधवाचक वाक्य पूछा है। निषेधवाचक यानी जिस वाक्य में निषेध का भाव हो, वहाँ पे निषेधवाचक वाक्य होता है। निषेध से तात्पर्य नकारात्मकता का भाव हो। तो आप लोगों ने पकड़ लिया होगा, इसमें नहीं शब्द है, मैं बाजार नहीं जाऊंगा, यही आपका निषेधवाचक वाक्य है। ठीक है, मैं बाजार नहीं जाऊंगा, ये आपका निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। कृपया शांति बनाए रखिए, ये आज्ञावाचक वाक्य हो गया। कृपया शांति बनाए रखिए, ये आज्ञावाचक हो गया। तुम हमेशा खुश रहो, हमारी इच्छा है आप हमेशा खुश रहो, तो ये आपका इच्छावाचक वाक्य हो गया। वह पढ़ लिया होगा, वह पढ़ लिया होगा, इसमें संदेह प्रकट किया जा रहा है। इसमें संदेह प्रकट किया जा रहा है कि वह पढ़ लिया होगा, शायद वह पढ़ लिया होगा, तो इसमें संदेहवाचक वाक्य होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए। इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है। इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है, मोहन कल आएगा, आपकी यात्रा मंगलमय हो, कल कौन आया था, वह घर पहुंच गया होगा, वह घर पहुंच गया होगा। चलिए इसमें अपने अपना आंसर गेस करिए। तो देखिए, इसमें भी आपका इच्छावाचक वाक्य पूछा गया है। तो मोहन कल आएगा, ये नहीं है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, यानी हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका बी। हमारी इच्छा है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। इच्छावाचक वाक्य वहाँ होता है जहाँ पर वक्ता की इच्छा या आकांक्षा व्यक्त की जाए। जहाँ पर
वक्ता अपनी इच्छा या आकांक्षा को व्यक्त करे वहाँ पे इच्छावाचक वाक्य होता है। तो चलिए, तो वहीं यहाँ बताया गया है, वक्ता बोल रहा है हमारी इच्छा है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, इच्छा है, आह्वान है, श्रृंगार है, प्रत्युष है। बताइए। तो देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपका होगा प्रत्युष, ऑप्शन नंबर डी। इच्छा का शुद्ध होगा, ये होगा इच्छा। आह्वान का होगा आह्वान, आह्वान होगा। और श्रृंगार का, ये श्रृंगार शुद्ध होगा। ठीक है, ये श्रृंगार आपका शुद्ध होगा। देखिए, ये वाला श्रृंगार शुद्ध है, ये बहुत पूछा जाता है, इसको आप सब ध्यान रखिएगा। और एक आह्वान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों, इसके पहले प्रैक्टिस में हम एक क्वेश्चन वहाँ पे फॉल्स हो गया था, तो उसी को आप सब सुधार लीजिएगा। देखिए, किस ग्रंथ में 12 मासा का प्रारंभ कार्तिक मास से होता है? तो उसको आप लोग देख लीजिए। किस ग्रंथ में 12 मासा का प्रारंभ कार्तिक मास से होता है? ऑप्शन है विशल देव राशो, बी है संदेश राशक, सी है परमाल राशो और डी है पद्मावत। तो देखिए, इसमें 12 मासा का प्रारंभ कार्तिक मास से पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ए विशल देव राशो। विशल देव राशो में 12 मासा का प्रारंभ कार्तिक मास से होता है। और वहीं पे अगर पद्मावत की बात करें तो ये पद्मावत में 12 मासा का प्रारंभ आषाढ़ मास से होता है। ठीक है, इसके पहले हिंदी साहित्य की प्रैक्टिस में हमने आप सबको एक क्वेश्चन, वहाँ पे प्रश्न नंबर 12 है, वो क्वेश्चन ही पूरा गलत हो गया है, तो वो सब आप सुधार कर लीजिएगा। वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे फिर से रखी हूँ। तो पद्मावत का जो 12 मासा का प्रारंभ है आषाढ़ मास से है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों, ये परमाल राशों में कोई भी इस 12 मासा का वर्णन नहीं है। वहाँ पे हमने ये बताया है कि कार्तिक मास का प्रारंभ परमाल राशि हो सकता नहीं, वहाँ पे होगा विशल देव राशि। ठीक है, और जो एक संदेश राशक रचना है, इसमें 12 मासा का वर्णन है और षड ऋतु का भी वर्णन है, जिसमें संदेश राशक में विक्रमपुर की वियोगिनी का वर्णन है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। एक रचना और है नेमिनाथ चौपाई, पहले 12 मासा का वर्णन उसी में मिलता है। अगर हिंदी में की बात करें, हिंदी में प्रथम रचना कौन सी जिसमें 12 मासा का वर्णन मिलता है? तो विशल देव राशो है। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान दीजिएगा। और ये जो जायसी की पद्मावत है, इसमें विस्तृत और मार्मिक 12 मासा का वर्णन पद्मावत में मिलता है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये क्वेश्चन आप सब फिर से देख लीजिए। यहाँ जो उस दिन गलत हो गया था वो सब आप सब सुधार लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए। आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है। आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है। अल्प विराम है, विस्मयादि बोधक है, योजक चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह है। अपने अपने आंसर गेस करिए आप सब। तो देखिए, आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह आपका योजक चिन्ह है।
ये योजक चिन्ह है, ठीक है। और अल्प विराम आप सब जानते होंगे, अल्प विराम का चिन्ह ये है। विस्मयादिबोधक ये है, ये भी जान लीजिए। उद्धरण चिन्ह आपका ये है, देखिए कोई इम्पोर्टेंट बातें लिखी जाती है तो उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखी जाती हैं, ये आपका उद्धरण चिन्ह है। एक ये होता है, ये पूछा जाता है हंस पद। अगर कोई वाक्य लिखते समय एक आध शब्द छूट जाते हैं, कोई पद छूट जाता है शब्द, तो वहाँ पे ये हंस पद का चिन्ह लगा करके उसके ऊपर लिख दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन ये, मैं खाना खा चुका था। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक क्रिया का भेद है? तो देखिए, सामान्य भूत है, पूर्ण भूत है, आसन्न भूत है और संदिग्ध भूत है। बताइए। मैं खाना खा चुका था, खाना खाने का काम एकदम पूर्ण हो चुका था, तो यहाँ पे होगा आपका पूर्ण भूत। मैं खाना खा चुका था वाक्य में पूर्ण भूत होगा। चलिए प्रश्न 8 देखिए, निम्न में पुल्लिंग का समूह नहीं है, पुल्लिंग शब्द का समूह नहीं है। तो देखिए, रत्न, मोती, बचपन, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है पानी, सारस, व्यय। ऑप्शन सी है संकल्प, चक्रव्यूह, उत्साह। ऑप्शन डी है झुरमुट, अंत्येष्टि, निराशा। इसमें अपने आंसर लगाइए। तो इसमें पुल्लिंग शब्द है रत्न, मोती, बचपन, ये भी आपका पुल्लिंग है। और पानी, सारस, व्यय, ये भी आपका पुल्लिंग है। संकल्प, चक्रव्यूह, उत्साह, ये भी पुल्लिंग है। यही बचा डी, ये पुल्लिंग नहीं है, ये स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग है। झुरमुट, अंत्येष्टि, निराशा, ये स्त्रीलिंग शब्द है। जबकि रत्न, मोती, बचपन, पानी, सारस, व्यय, संकल्प, चक्रव्यूह, उत्साह, ये पुल्लिंग है। चलिए प्रश्न 9 देखिए, वह थोड़ा बीमार है। वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा कौन सा क्रिया विशेषण है? जो थोड़ा है ये कौन सा क्रिया विशेषण है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन सी है कालवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन डी स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए तो इनका राइट आंसर होगा ए, वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद जो है ये परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए प्रश्न 10 देखिए, शुद्ध रूप में लिखा गया वाक्य है। शुद्ध रूप में लिखा गया वाक्य है, किसी आदमी को भेज दो। किसी आदमी को भेज दो। ऑप्शन बी है हम तो अवश्य ही जाएंगे। हम तो अवश्य ही जाएंगे। कृपया आने का अनुग्रह करें। कृपया आने का अनुग्रह करें। डी है तब शायद यह काम अवश्य हो जाएगा। तब शायद यह काम अवश्य हो जाएगा। इसमें अपने अपने आंसर आप सब गेस करिए। तो दोस्तों टॉपिक तो हमारा वाक्य रचना, विराम चिन्ह एवं वर्तनी से था, लेकिन 4-6 क्वेश्चन हम यहाँ पे अलग टॉपिक के ले लिए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, तो इनको भी आप ध्यान देते चलिए। और इनके पहले के प्रैक्टिस जो लोग नए जुड़ रहे हैं, जो लोग मेरे भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं, वे जा कर के प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सभी प्रैक्टिस की कक्षाएं देख सकते हैं। तो चलिए इसमें देखिए, शुद्ध रूप में लिखा गया वाक्य होगा किसी आदमी को भेज दो। किसी आदमी को भेज दो, ये शुद्ध है। बाकी हम तो अवश्य ही जाएंगे। हम तो अवश्य ही जाएंगे, इनका शुद्ध होगा हम
हम अवश्य जाएंगे। इनका शुद्ध होगा हम अवश्य जाएंगे। इनका शुद्ध होगा हम अवश्य जाएंगे। और कृपया आने का अनुग्रह करें, इसमें होगा कृपया आने की कृपा करें। इनमें होगा कृपया आने की कृपा करें। इनका शुद्ध ये होगा तब शायद यह काम अवश्य हो जाएगा। तब शायद यह काम अवश्य हो जाएगा। तो इनका होगा शायद यह काम हो जाएगा। शायद यह काम हो जाएगा। इनका शुद्ध ये होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब। चलिए तो प्रश्न 11 देखते हैं। मेरे लड़के ने मेरे आज्ञा का पालन नहीं किया। इस वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है, यही बताना है आप सबको। तो चलिए बताइए। मेरे लड़के ने मेरे आज्ञा का पालन नहीं किया, यहाँ तक एक वाक्य है। इस वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है, यही बताना है। तो ऑप्शन है पुल्लिंग, ऑप्शन बी है कर्ता, ऑप्शन सी है बहुवचन, ऑप्शन डी है एकवचन। तो देखिए, मेरे लड़के ने मेरे आज्ञा का पालन नहीं किया, तो यहाँ पे लड़का पुल्लिंग है। और मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का, तो ये मेरे लड़के कर्ता भी हो गया। और मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, लड़के एक वचन होगा, न कि बहुवचन। तो इनमें राइट आंसर होगा आपका बहुवचन। यहाँ पे बहुवचन अशुद्ध है। लड़का पुल्लिंग है, लड़के यहाँ पे पुल्लिंग है, कर्ता भी है और एक वचन है, जबकि बहुवचन लड़के नहीं हैं। देखिए प्रश्न 12 शुद्ध वर्तनी पूछा है। शुद्ध वर्तनी है, देखिए सन्निधि है, सन्निधि, समनिधि, सन्निधि, सन्निधि। कौन सा शुद्ध है ये आपको बताना है। तो चलिए देखिए, अपना आंसर गेस करिए। तो शुद्ध वर्तनी में ये राइट आंसर डी होगा, सन्निधि। सन्निधि शुद्ध होगा। अगला देखिए, कौन सा शब्द शुद्ध है। अंगना, चाँद, अंक और आँख। इसमें आपको शुद्ध इसमें भी बताना है। तो इनमें आपका शुद्ध होगा अंगना। अंगना का अर्थ होता है स्त्री, ठीक है। अंगना का अर्थ स्त्री होता है, ध्यान दीजिएगा। वर्तनी में ये बहुत पूछा जाता है। और एक जो समभिन्नार्थक शब्द होता है अंगना, अंगना बहुत पूछता है, तो आप ध्यान रखिएगा। चाँद का बहुवचन होगा, देखिए चाँद का शुद्ध रूप होगा चाँद। ये अंक का होगा अंक, इसमें ये रहेगा। और आँख का शुद्ध होगा आँख, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है। सही कथन है। कर्ता का प्रारंभ प्रायः वाक्य के प्रारंभ में होता है। कर्ता का स्थान प्रायः वाक्य के प्रारंभ में होता है। दूसरा ऑप्शन है कर्ता का स्थान प्रायः वाक्य के मध्य में होता है। ऑप्शन सी है कर्ता का वाक्य में कोई स्थान नहीं होता। कर्ता का वाक्य में कोई स्थान नहीं होता, जबकि होता है। डी है कर्ता का स्थान प्रायः वाक्य के अंत में होता है। तो यही आपको बताना है, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा कर्ता का स्थान प्रायः वाक्य के प्रारंभ में। हमेशा कर्ता का वाक्य का प्रारंभ में ही स्थान होता है। ध्यान दीजिए, कर्ता का स्थान हमेशा वाक्य के प्रारंभ में होता है। तो यहाँ होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। चलिए प्रश्न 15 देखिए। निम्न में मिश्रित वाक्य है। वर्षा हो रही है, मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है।
सुधीर पढ़ता है। मैंने सुना है कि मीना पास हो गई। तो चलिए बताइए, इसमें मिश्रित वाक्य बताना है आप सबको। तो इसमें राइट आंसर होगा कि मैंने सुना है कि मीना पास हो गई। ये आपका मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। और देखिए प्रश्न 16, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? तो जो छोटा हो, ऑप्शन बी है जिसका अर्थ सरलता से समझ में आए। जिसका अर्थ सरलता से समझ में आए, ये सरल वाक्य या साधारण वाक्य होता है। जिसमें एक कर्ता व अनेक क्रियाएं हों, ऑप्शन डी है जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो, उसे साधारण वाक्य कहते हैं। तो बताइए इनका आंसर। तो चलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने आंसर लगा लिए होंगे। तो सरल या साधारण वाक्य उसे कहते हैं जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो और एक ही क्रिया हो। ठीक है, इसमें राइट आंसर होगा सरल या साधारण वाक्य उसे कहते हैं जिसमें एक कर्ता और जिसमें एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो और एक ही क्रिया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में अशुद्ध वाक्य है। निम्न में अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। वह अपना चश्मा भूल गया। वह अपना चश्मा भूल गया, ऑप्शन बी है पिताजी ने मुझसे कहा। पिताजी ने मुझसे कहा। ऑप्शन सी, ये सच्चे इंसान हैं। ये सच्चे इंसान हैं। तुम तो अपना काम करो। तुम तो अपना काम करो। इसमें आपको अशुद्ध वाक्य बताना है। ये सारे क्वेश्चन कहीं न कहीं शिक्षक भर्ती से ही लिए हुए हैं। आपका राजस्थान हो गया और बिहार हो गया, अदर स्टेट में जो भी शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं हुई हैं उन्हें सबसे ये क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन फिर आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्वेश्चन अलग से नहीं बनते हैं, उसी में से घुमा फिरा के यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ पूछे जाते हैं। तो चलिए तो इसमें होगा निम्न में अशुद्ध वाक्य होगा आपका वह अपना चश्मा भूल गया, सही है। पिताजी ने मुझसे कहा, ये भी सही है। ये सच्चे इंसान है, ये भी सही। तुम तो अपना काम करो, ये आपका अशुद्ध है। तुम अपना काम करो, इसका शुद्ध होगा तुम अपना काम करो। हमने यहाँ वही क्वेश्चनों को रखा है जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इसमें से बहुत से क्वेश्चन हैं टीजीटी पीजीटी में भी पूछे हुए प्रश्न हैं। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए। मिश्र वाक्य का चुनाव कीजिए। मिश्र वाक्य का इसमें चुनाव करना है तो ऑप्शन सुनिए। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। ऑप्शन बी है उसमें न पत्ते थे न फूल थे। उसमें न पत्ते थे न फूल थे। वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है। राहुल मोहन को व्याकरण पढ़ाता है। बताइए। तो मिश्र वाक्य का चुनाव करना है इसमें। तो आपका मिश्र वाक्य संयुक्त वाक्य होगा ऑप्शन ए। मैंने सुना है आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। ये आपका सही उत्तर है। तो चलिए प्रश्न 19 पे आते हैं। चलिए प्रश्न 19 देखते हैं। सही विलोम शब्द है। सही विलोम शब्द है। चक्रवात का बवंडर। चक्रवात का विलोम होगा चकवा पक्षी। जघन का नितंब। डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। चलिए तो अपना अपना आंसर लगा लीजिए तब मैं बताऊं। तो इनमें राइट आंसर होगा आपका उपर्युक्त सभी। चक्रवात का विलोम बवंडर होता है। चक्रवात का चकवा पक्षी होता है और जघन का विलोम शब्द नितंब होता है। ठीक है। प्रश्न 20 देखते हैं। कर्ता के साथ ने का प्रयोग। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा
इसकी प्रमुख विशेषता है? तो देखिए, ऑप्शन ए है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी है राजस्थानी हिंदी, ऑप्शन डी है पहाड़ी हिंदी। तो दोस्तों ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपका अब ज़्यादा दिन परीक्षा नहीं रह गया है बिहार शिक्षक भर्ती का, तो इसलिए हमने इन क्वेश्चनों को लिया हुआ। ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, इनको आप ध्यान में रखें। तो चलिए, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना आपके पूर्वी हिंदी की ये प्रमुख विशेषता है। ठीक है, और पूर्वी हिंदी आप सब जानते हैं, ये अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है, 3 बोली है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये सब यहाँ से भी, ये उपभाषाओं जो हैं यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन बोलियों से पूछा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और पश्चिमी हिंदी शौरसैनी अपभ्रंश से निकली है, जो इसकी प्रमुख बोली है आपका ब्रज भाषा, आप ध्यान रखिएगा। जो इन चारों ऑप्शन हैं, इनकी बोलियाँ हैं, ये कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है, ये सब परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रश्न 21 देखिए, हिंदी शब्दकोश में लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी शब्दकोश में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो यही बताना है। ऑप्शन ए है प्रत्यय है, ऑप्शन बी संज्ञा है, ऑप्शन डी सर्वनाम है, ऑप्शन डी क्रिया है। तो चलिए इनका आंसर करिए। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका डी। हिंदी शब्दकोश में लिंग का निर्धारण क्रिया के आधार पे किया जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न 22 देखते हैं, समय भी ज़्यादा हो रहा है। देखिए, वीर का स्त्रीलिंग है, वीर का स्त्रीलिंग होगा वारांगना, वीरगति, वीरांगना, वीरावती। तो वीर का स्त्रीलिंग होगा ऑप्शन नंबर सी, वीरांगना। वीर का स्त्रीलिंग वीरांगना होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 23, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है? करण कारक है, अपादान कारक है, और अधिकरण कारक है, संबंध कारक है। तो पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इनमें आपका राइट आंसर होगा अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण कारक। पर शब्द यहाँ लगा हुआ है, तो ये जहाँ पे में पे पर आता है वाक्य में, वहाँ पे अधिकरण कारक होता है। तो पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, तो यहाँ पे आधार है पेड़ पर, पेड़ पर, तो यहाँ पे अधिकरण कारक होगा। चलिए प्रश्न 24 देखते हैं। निम्न में ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके भेद हैं? स्वर के भेद हैं, व्यंजन के भेद हैं, या मात्रा के भेद हैं, या फिर विसर्ग के भेद हैं? दोस्तों, टॉपिक से हट के जो हमने ये क्वेश्चन लिया हुआ है, ये परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो इनको आप ध्यान में रखें। और सेशन कैसा है? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और इनके पहले के प्रैक्टिस जाके आप सब प्लेलिस्ट में देख लीजिए, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके पहले हमने प्रैक्टिस में हिंदी वर्णमाला पे दिया हुआ है, और 2-4 सेट और जो हैं उनमें हमने सभी टॉपिक से लिए हुए हैं क्वेश्चन। तो देखिए प्रश्न 24 में ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत्व, ये स्वर के भेद हैं। ठीक है, स्वर के भेद ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत्व तीनों हैं। ठीक है, चलिए अंतिम क्वेश्चन है, अर्धविवृत स्वर है। ये भी आप सब एकदम से अच्छे से तैयार करके जाइएगा पेपर देने, यहाँ से भी क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, क्योंकि कितना भी बच्चे याद करते हैं लेकिन यहाँ से भूल ही जाता है कन्फ्यूजन में आके, इसलिए इनको आप ध्यान में रखिए। अर्धविवृत स्वर है, अर्धविवृत स्वर आपका अय है।
और विपरीत स्वर आपका आ है। ठीक है, तो चलिए बस आज यहीं तक। क्लास कैसा रहा आप कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। हमने यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को रखे थे जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पाने के लिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो आज चैनल पे पहली बार हैं, वे प्लेलिस्ट में जाके पहले के प्रैक्टिस देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाया करे। तो आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।